हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर रिसोर्सेज। ये आपका चैप्टर 9 है सोशल साइंस बुक से, ग्रेड 8 और बोर्ड है जीएसई। यहाँ पर पहला पार्ट है राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। छोटे छोटे आंसर्स आपको देने हैं। व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन? नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? तो नेचुरल वेजिटेशन रिफर्स टू द प्लांट लाइफ। ये प्लांट की लाइफ से संबंधित है जो कि ग्रो करती है और डेवलप करती है एक पर्टिकुलर रीजन में, जहां कोई भी इंसानी दखलंदाजी नहीं होती, ना ही किसी तरीके की खेती बाड़ी करी जाती। तो नेचुरल वेजिटेशन वो प्लांट लाइफ है जो ग्रो करती है, डेवलप होती है एक पर्टिकुलर क्षेत्र में बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन या उसके कल्टीवेशन। दूसरा क्वेश्चन है कौन कौन से एनिमल जो है इंक्लूड किए जा सकते हैं वाइल्ड लाइफ में। तो वाइल्ड लाइफ हम किसे कहते हैं? वाइल्ड लाइफ में टिपिकली वो एनिमल्स आते हैं जो ज्यादातर या तो रहते हैं या कह सकते हैं आप थ्राइव, मतलब होता है फलते फूलते हैं अपने प्राकृतिक जो जगह है जहाँ के वो निवासी है, जहाँ वो रहते हैं वहां पर ही वो रहते हैं, फलते फूलते हैं बिना किसी डायरेक्ट ह्यूमन कंट्रोल के, या उनका कोई पशुपालन नहीं करता, डोमेस्टिकेशन नहीं करता, पालतू नहीं बनाता। और वहां पर बहुत सारी वैरायटी होती हैं अलग अलग स्पीशीज की, जैसे मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, फिश हैं, इंसेक्ट्स हैं। ये सब प्रजातियां जो है वाइल्ड लाइफ में आती हैं। तो अगर जो क्वेश्चन है कि वाइल्ड लाइफ में कौन कौन से एनिमल्स इंक्लूड होते हैं, तो वो एनिमल आते हैं खासतौर से जो अपने ही नेचुरल हैबिटेट में पलते फूलते हैं बिना किसी डायरेक्ट ह्यूमन कंट्रोल के या उनको पालतू बनाया जाए। तो बहुत सारी वैरायटी जो है स्पीशीज की यहाँ पर होती है, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिश और इंसेक्ट। इस बेसिस पर नेचुरल वेजिटेशन को आप क्लासिफाई करते हो। थर्ड क्वेश्चन ये, ऑन व्हाट बेसिस आर नेचुरल वेजिटेशन क्लासिफाइड? तो नेचुरल वेजिटेशन को क्लासिफाई करा जाता है फैक्टर्स जो हैं उनके आधार पर, जैसे क्लाइमेट, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, सॉइल टाइप और ऑल्टीट्यूड। ये जो है टाइप्स ऑफ प्लांट्स पे प्रभाव डालते हैं जो उस पर्टिकुलर एरिया में ग्रो करते हैं। क्या करना चाहिए जिससे जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है लेक्स और पॉन्ड्स की, उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। तो अगर हम वाटर स्टोरेज कैपेसिटी लेक्स और पॉन्ड्स की बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कुछ कदम उठाने होंगे, मेजर्स, यानी जैसे डीसिल्टिंग। अब डीसिल्टिंग का मतलब क्या होता है? डीसिल्टिंग का मतलब हुआ कि जो सिल्ट होती है, यानी कि वो जो मिट्टी होती है, वो जो है बॉडी, चाहे लेक हो, पॉन्ड हो, उससे बाहर निकालना। ड्रेजिंग क्या होता है? सेम मतलब होता है ड्रेजिंग का भी, कि मिट्टी को जो भी सरफेस है लेक या पॉन्ड का उससे निकालना, बट इसमें हम जो है मशीनों की सहायता लेते हैं। डैम्स को कंस्ट्रक्ट कराना, एम्बैंकमेंट्स बनाना, किनारे बनवाना, और ताकि ये जो एम्बैंकमेंट्स होते हैं ये किस लिए बनवाए जाते हैं? ताकि जो पानी है नदी का वो अंदर की तरफ शहर में ना आए। और बहुत ही सही तरीके से वाटरशेड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को भी लागू करना। इससे हम वाटर स्टोरेज कैपेसिटी लेक्स और पॉन्ड्स की बढ़ा सकते हैं। एक बार दोबारा इस आंसर को देख लेते हैं कि अगर हमें वाटर स्टोरेज कैपेसिटी लेक्स और पॉन्ड्स की बढ़ानी है तो हमें कुछ कदम उठाने होंगे। डीसिल्टिंग यानी मिट्टी निकालना, ड्रेजिंग मिट्टी को निकालना जो सरफेस है लेक्स या पॉन्ड्स का मशीनों की सहायता से, डैम्स कंस्ट्रक्ट कराना, एम्बैंकमेंट्स कंस्ट्रक्ट कराना, और सही तरीके के वाटरशेड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को लागू करना। अब इसका दूसरा पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस कि डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन। अब दो तरीके के आपके रिसोर्सेज होते हैं, एक होते हैं रिन्यूएबल, एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल, जो कि उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर आधारित है। जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? सोलर एनर्जी हो गई, विंड पावर है, वाटर है। ये अपने आप ही रिप्लेनिश हो जाते हैं, दोबारा बन जाते हैं नेचुरल प्रोसेस से, और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर तरफ है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज उसमें आते हैं फॉसिल फ्यूल, जैसे कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, या फिर आते हैं मिनरल्स। इनके सीमित रिजर्व्स होते हैं, मतलब इनकी क्वांटिटी, मात्रा सीमित होती है, और बिल्कुल एक पर्टिकुलर रीजन्स में ही इनका आपको ज्यादा क्वांटिटी मिल सकती है, और इसीलिए इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन होता है। डिस्टिंग्विश करना है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बीच।
रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो प्राकृतिक तौर पे दोबारा से बन जाते हैं कम समय में, जैसे सोलर एनर्जी, विंड पावर और बायोमास। वहीं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो सीमित होते हैं और एक प्रैक्टिकल टाइम फ्रेम कहा जाए कि इतने समय तक वो दोबारा बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इनको कई साल लग जाते हैं, हजारों साल लग जाते हैं, तब जाके इनकी मात्रा दोबारा तैयार होती है। तो इसमें आते हैं आपके जनरली फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, साथ साथ मिनरल्स और मेटल्स। राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स क्या? ह्यूमन रिसोर्सेज हम रेफर करते हैं उन इंडिविजुअल्स को जो एक वर्क फोर्स बनाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या सोसाइटी। ये वो बहुत ही हमारी वैल्यूएबल यानी कीमती चीजें हैं, कीमती हमारी कहना चाहिए एस्पेक्ट है, एसेट्स हैं, जो हमारे स्किल्स को, नॉलेज को, या जो हमारे में एक्सपर्टाइज है, हमारे में जो काबिलियत है, उसको इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि उससे जो है प्रोडक्शन बढ़ता है, क्रिएटिविटी होती है, ग्रोथ होता है। साथ ही साथ इफेक्टिव तौर पे मैनेजमेंट करना, डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज बनाना, ताकि जो भी पोटेंशियल है हमारे में उसको हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर सके और जो भी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है उनको हासिल कर सके। ह्यूमन रिसोर्स उन इंडिविजुअल को कहते हैं जो अपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी की वर्कफोर्स को बनाते हैं। ये वो वैल्यूएबल एसेट्स हैं जो इन वर्कफोर्स की स्किल्स, नॉलेज, एक्सपर्टाइज का इस्तेमाल करते हैं ताकि प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, ग्रोथ बाहर आ सके। तो जो जरूरी इफेक्टिव तौर पर मैनेजमेंट होना चाहिए उसे देखते हैं, डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज बनाते हैं ताकि उनके जो पोटेंशियल का इस्तेमाल है वो अच्छे से हो सके और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को हासिल किया जा सके। कौन से मेन फैक्टर्स है रिस्पॉन्सिबल वाटर क्राइसिस? अब वाटर क्राइसिस के लिए जो मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उसमें आता है ओवर पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्शन ग्राउंड वाटर का, खींचना पानी को, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, इनएफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वाटर स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये खास तौर से फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल वाटर क्राइसिस। इकोसिस्टम क्या होता है डिटेल में बताएं। इकोसिस्टम जो है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क माना जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उनके आसपास के जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसका, और खास तौर से उनका कैसा इंटरेक्शन है एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। इसमें दोनों ही चीजें आती हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स भी आते हैं यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, और एबायोटिक फैक्टर्स भी आते हैं जैसे सॉइल, वाटर, एयर। इकोसिस्टम में आता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, एनर्जी का फ्लो और बहुत सारे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंटेन करने में एनवायरमेंटल बैलेंस को, सपोर्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को और प्रोवाइड करता है एसेंशियल रिसोर्सेज जैसे फूड, वाटर और मेडिसिन। इकोसिस्टम का कंजर्वेशन बहुत जरूरी है, संरक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम लंबे समय तक मैनेज कर पाएंगे नेचुरल रिसोर्सेज को, प्रोटेक्ट कर पाएंगे अपने प्लेनेट की हेल्थ। जो भी हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही है उसका जो दुष्प्रभाव, बुरा प्रभाव पड़ रहा है प्लेनेट के ऊपर, उसको प्रोटेक्ट करने में मदद करता है अगर हम इसको कंजर्व करें, जैसे कि पॉल्यूशन है, डिफॉरेस्टेशन है या फिर क्लाइमेट चेंज। फॉरेस्ट जो है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, इस स्टेटमेंट को आपको बताना है। तो फॉरेस्ट जो है बहुत ही बेनिफिशियल माने जाते हैं ह्यूमंस के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए। सबसे पहले ये क्लाइमेट रेगुलेट करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं और एक वैल्यूएबल रिसोर्स के तौर पर एक्ट करते हैं, जैसे लकड़ी मिलती है, मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं। इनका अहम रोल होता है वाटर को कंजर्व करने में, रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज हमें देते हैं, कल्चरल सिग्निफिकेंस कई सारी कम्युनिटीज की इससे जुड़ी हुई है। इसके अलावा ये कार्बन सिंक के तौर पर सर्व करते हैं, लड़ने में मदद करते हैं क्लाइमेट चेंज से क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर हम अपने जो फॉरेस्ट हैं उनको प्रिजर्व करें और सही तरीके से जिम्मेदारी समझते हुए मैनेज करें तो ये बहुत जरूरी है एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए, क्योंकि फॉरेस्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और साथ ही साथ ओवरऑल वेलबींग की ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक द मेजर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। अब ये जो रिसोर्सेज हैं इनको कैसे संरक्षित किया जाए, कंजर्व किया जाए। सबसे पहले ऐसी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग है उसमें उठाई जाए।
रिड्यूस किया जाए, रीयूज किया जाए, रिसाइकिल किया जाए, ताकि वेस्ट कम से कम हो, इफिशिएंट एनर्जी का इस्तेमाल हो, प्रमोशन ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का, डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाए और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ जो है कंजर्वेशन को भी बढ़ावा दिया जाए, सही तरीके से वाटर मैनेजमेंट और कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल की जो भी पॉलिसी संबंधित है, रेगुलेशंस है, रूल्स हैं, उसको सही से लागू किया जाए, और पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन रिसोर्स कंजर्वेशन को लेकर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको उठाना चाहिए कंजर्वेशन के रिसोर्सेज। ड्यूटी बनती है हम सब की कि हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करें। अब इस स्टेटमेंट को आप एक्सप्लेन करिए। तो मेनली ये स्टेटमेंट जोर देता है कि हर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी बनती है कि वो पार्टिसिपेट करे कंजर्विंग रिसोर्सेज, वो सोर्सेज जो सीमित हैं, जैसे वाटर, एनर्जी, फॉरेस्ट, ये बहुत जरूरी है करंट और फ्यूचर जनरेशंस के। लेकिन अगर हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाएंगे, वेस्ट को कम करेंगे और इको फ्रेंडली बिहेवियर्स को प्रमोट करेंगे, हम सब मिलकर इन वैल्यूएबल एसेट्स को बचा सकते हैं। रिसोर्स कंजर्वेशन इंश्योर करता है एनवायरमेंटल बैलेंस, मिनिमाइज करता है इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन और मिटिगेट करता है जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का उसको। मिटिगेट का मतलब होता है कि किसी भी चीज की जो भी क्या कहते हैं एक पेन है या तकलीफ है उसको कम करना, यानी जो हम लोग क्लाइमेट चेंज का असर झेल रहे हैं उसको कम करना। ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को सपोर्ट करता है, सोशल वेलबींग को और ओवरऑल हेल्थ जो हमारे प्लेनेट की है उसको। तो अगर हम एक्टिव तौर पे स्टेप्स उठाते हैं अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए, तो ये बहुत जरूरी माने जाते हैं सस्टेनेबल के लिए। और जरूरी है कि सब मिलकर जो है इसमें, चाहे इंडिविजुअल्स हो, कम्युनिटीज हो या नेचर्स हो, वो एक तरह से अपना सहयोग करें। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। लॉन्ग टर्म यूज जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का होता है उससे क्या प्रॉब्लम होती है, क्या उससे क्या होता है। लॉन्ग टर्म यूज जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का है उसके कारण सॉइल क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है और सॉइल मॉइस्चर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो दोनों ही आंसर्स करेक्ट है, आप इसमें कोई सा भी चूज कर सकते हैं या दोनों कर सकते हैं। कौन से रिसोर्स हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल आते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आपके आते हैं कोल। कौन सा रेयर रिसोर्स है? तो वाटर, क्रूड ऑयल, ऑक्सीजन और क्रायोलाइट में क्रायोलाइट जो है वो बहुत ही रेयर रिसोर्स माना जाता है। तो ये थे आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। आपको अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करिए आशा एजुकेट। नेक्स्ट चैप्टर।